के लिए हाँ भी कह दी और रोक के और सगाई के लिए भी मान गया। ये तो चमत्कार हो गया माँ। कविता जी खुशी से झूमी थी। मैंने कहा था ना कि इस बार डुग्गू ना नहीं कह पाएगा। इस बार हमने उसके लिए सोनम को जो चुना था। अखिलेश जी गर्वीली मुस्कान के साथ बोले। तो आखिर भाई के ऊपर भी सोनम का जादू असर करने लगा है। तभी तो बात बात पर तूफान खड़ा करने वाले कैप्टन डॉक्टर अमित रघुवंशी एक शांत बहने वाली हवा कैसे बन गए। सबकी बातें सुनकर पीछे खड़ी प्रिया भी मनी मन सोचकर मुस्कुरा रही थी। अलकनंदा अपार्टमेंट, मयंक का घर। उठ जा बिट्टू, देख शाम हो गई और इस समय कोई सोता नहीं है। मयंक सोनम के सर पर हाथ फेरते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रहा था। अवनी ये देखकर और समझकर मुस्कुरा रही थी कि मयंक अपने मुंह से ये नहीं कह पा रहा था कि उठ जा बिट्टू, तेरे जाने का टाइम हो गया है। सोनम कुनकुनाते हुए उठकर बैठ गई थी और उनींदी आंखों से अपने सामने बैठे हुए मयंक को देख रही थी। कितनी प्यारी लग रही है ना सोनम। काश कि डुग्गू इस वक्त यहाँ होता तो सोनम के इस खूबसूरत सच को देख पाता। अपनी मयंक के बगल में बैठी हुई सोच रही थी और कुछ और भी सोचते हुए उसके दिमाग की घंटी बजी और उसने चुपके से अपना फोन सोनम के सामने कर दिया। बिट्टू, चाय पिएगी या कॉफी? मयंक ने सौम्यता से कहा। हमारा कुछ भी पीने का मन नहीं है भैया, बस हम अभी आते हैं। सोनम बिस्तर से उठकर वॉशरूम की तरफ चली गई। मयंक, खुद को संभालो और सोनम को हंसते हुए भेजो। और वैसे भी अभी वो कोई ससुराल नहीं जा रही है। अवनी ने मयंक को समझाया। अवनी की बात सुनकर मयंक भी हौले से मुस्कुरा गया। तब तक सोनम वॉशरूम से चेंज करके आ गई थी। एक बार फिर से वो पुरानी वाली सोनम लग रही थी, पर उसकी बेदाग खूबसूरती में रत्ती भर भी कमी नहीं आई थी। चलिए भाई, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। सोनम ने अपनी उदासी को अपनी मुस्कुराहट में छिपाते हुए कहा। तीनों एक दूसरे की उदासी को समझ रहे थे, पर कोई भी कुछ कह नहीं पा रहा था। वो जानते थे कि कुछ भी कहने का मतलब था उनकी दुखती रख पर हाथ रखना। मयंक ने चुपचाप गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ बढ़ा दी थी। और सच में जैसे कि अवनी सोच रही थी कि अमित उन लोगों को एयरपोर्ट के बाहर पार्किंग लाउंज में ही उनका इंतजार करते हुए मिला था। सोनम ने जैसे अमित की तरफ देखा तो उसे आज दोपहर की उसकी बातें याद आ गई थी और उसने उसकी तरफ से अपनी आंखों को हटा लिया था। पर दिल उसका क्या करे। वो एक बार फिर से वो अपनी मनमर्जी पर उतर आया था और सोनम परेशान हो चली थी। डुग्गू ने मयंक से हाथ मिलाया और कहा कि वो बस अभी 5 मिनट पहले ही आया है। वो खुद ही परेशान हो गया था अपने स्वीट स्वामी टाइप बिहेवियर पर। मैं इतना पेशेंस वाला कब से हो गया बे? अगर इसकी जगह सौरभ होता तो कसम से अब तक वो इस पार्किंग लाउंज के 5 चक्कर काट चुका होता मुझे 5 मिनट इंतजार करवाने की जरूरत में। और अब देख लो, ऐसे बिहेव कर रहा हूँ जैसे अगर ये लोग और 1 घंटा भी लेट आते ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मैं ना एकदम से मिस्टर कूल डूड बनता चाह रहा हूँ। सॉरी अमित, हम लोग टाइम से निकले थे, पर दिल्ली का ट्रैफिक तो तुम जानते ही हो। मयंक ने उन लोगों के देर से आने का रीजन बताया। अरे इट्स ओके मयंक, आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट बॉदर अबाउट इट। अमित फिर से स्वीट एंड स्वामी टाइप बिहेवियर कर रहा था। डुग्गू, अवनी ने अमित को अपनी तरफ आने का इशारा किया। क्या हुआ? मुझे ऐसे यहाँ क्यों बुला कर लाइए? मयंक क्या सोचेगा? डुग्गू अवनी के इशारे को समझ नहीं पा रहा था। पुत्तू, मयंक बहुत स्वीट है, वो सब समझते हैं, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तू इतना स्वीट प्रिटेंड क्यों कर रहा है। इट फील्स वेरी स्ट्रेंज डुग्गू, अवनी ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा। अरे तो क्या करूँ मैं? अब अगर स्वीट बन रहा हूँ तो प्रॉब्लम है, एटीट्यूड में रहूँ तो भी दिक्कत है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी कल से जो मेरे साथ हो रहा है ना, भाई गॉड अवनी, मेरे तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। डुग्गू सच में ऊब चुका था। तो कौन कह रहा है दिमाग से काम कर? भाई कुछ काम ना सिर्फ दिल से ही हैंडल हो पाते हैं। तुम्हारा और सोनम का ये जो नया रिश्ता बना है ना, उसे दिल की जरूरत है, दिमाग की नहीं, समझे? अवनी ने डुग्गू को प्यार से झिड़कते हुए कहा। मेरे लिए तो ये दिल भी क्या कम मुसीबतें पैदा कर रहा है। जब देखो जहाँ देखो बस बेतहाशा धड़कने लगता है, जैसे कि अब बाहर निकल के ही मानेगा। अमित मनी मन सोच रहा था। डुग्गू, सोनम का ध्यान रखना, मयंक की जान बसती है सोनम में। और अब वैसे भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तुम्हारी भी हो गई है उसके लिए। पुणे में तुम और वो चाहे सीनियर जूनियर के रिश्ते में रहो, पर वो तुम्हारे लिए अब क्या है ये तुम्हें डिसाइड करना है, और वो भी दिल से। अवनी ने उसे समझाया और सोनम की तरफ देखने लगी। सोनम मयंक का हाथ थामे चुपचाप उसे सुन रही थी, जबकि मयंक शायद उसे पुणे जाकर सही से खाने पीने की हिदायत दे रहा था जो वो हर बार देता था। वैसे मैंने तुम्हारे फोन में कुछ भेजा है, समय मिले तो देख लेना। आई एम डैम श्योर कि तुमने आज तक इससे ज्यादा खूबसूरत और कुछ नहीं देखा होगा। अवनी ने डुग्गू के फोन की तरफ इशारा करते हुए कहा और बोली कि अब चलो, तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। डुग्गू मयंक के पास आकर कहता है कि अब चलते हैं हम लोग, और आप परेशान मत होइएगा सोनम के लिए, मैं रहूंगा वहाँ सोनम के साथ। मयंक के चेहरे की मुस्कान बता रही थी कि डुग्गू के उस एक आश्वासन ने मयंक की चिंता को किस हद तक दूर कर दिया था। सोनम ने जब ये सुना तो हैरत में पड़ गई कि उसने जो सुना वो सच है या फिर उसके कान बज रहे। सोनम ने अवनी की तरफ देखा तो अवनी ने मुस्कुराते हुए इशारे में ही उसे हाँ बोल दिया। अच्छा अब हम लोग चलते हैं, डुग्गू ने कहा। हैप्पी जर्नी डुग्गू, हैप्पी जर्नी बिट्टू। अवनी मयंक का हाथ थामे चहकते हुए सोमित को गुड बाय बोल रही थी। सोमित भी मुस्कुराते हुए मयंक और अवनी से गुड बाय बोले और एयरपोर्ट के अंदर चले गए। मयंक तुम खुश तो हो ना? अवनी ने सीट बेल्ट बांधते हुए मयंक की तरफ देखा जो उसे कुछ शांत सा लग रहा था। हाँ अवनी, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। छोटी के लिए अमित जैसा जीवन साथी मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, और ये काम इतनी आसानी से नहीं हो पाता अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करती। मयंक ने अवनी की तरफ प्यार से देखते हुए कहा। मुझे तो हेल्प करनी ही थी। आखिर एक तरफ मेरी ननद की जिंदगी का सवाल था, तो दूसरी ओर मुझे मेरे गुस्सैल भाई के लिए प्यारी सी और समझदार भाभी भी तो चाहिए थी ना। अवनी मुस्कुरा कर बोली। तुम देखना मयंक, जब दो इम्परफेक्ट लोग मिलते हैं ना
तो दुनिया की सबसे परफेक्ट लव स्टोरी बनती है। मुझे पूरा विश्वास है कि हर गुजरते लम्हे के साथ ये दोनों भी एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझने लगेंगे और जल्दी इन्हें यह एहसास भी हो जाएगा कि इनके दिल एक दूसरे के लिए ही धड़कते हैं। एकदम सही कह रही हो तुम। पर दूसरों के लिए प्यार का इतना स्वीट चैप्टर पढ़ाने वाली का खुद की लव स्टोरी के बारे में क्या कहना? मयंक शरारत से अवनी की तरफ देखते हुए बोला। मेरी लव स्टोरी तो पहले से ही हिट है, अवनी ने मयंक की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा पर वो कैसे? मयंक ने हंसते हुए कहा। क्योंकि मेरे साथ तुम जो हो, और तुम तो पहले से इतने स्वीट हो कि अवनी कहते कहते रुक गई। मयंक ने गाड़ी एक साइड में रोकी और वो अवनी की तरफ ही देख रहा था। क्या हुआ, रुक क्यों गई? मयंक थोड़ा सा अवनी की तरफ झुक गया था। मुझे मेरे रूम पर ड्रॉप कर दो मयंक, अब बाकी की बातें हम फोन पर भी कर सकते हैं ना बाद में। अवनी अब थोड़ा सा घबरा रही थी और शर्मा भी रही थी, पर कुछ बातें आमने सामने रहकर ही की जाती हैं, मयंक ने कहा और उसने धीरे से अवनी के होठों को छू लिया। थैंक यू अवनी, मेरी जिंदगी में आने के लिए, मुझे खुद में इतना स्पेशल फील करवाने के लिए और सोनम के लिए इतनी केयर और सपोर्ट के लिए। थैंक यू अवनी, थैंक यू सो मच। मयंक अब भी अवनी के चेहरे को अपने हाथों में लिए हुए उसकी आंखों में झांक रहा था। थैंक यू कहकर मुझे खुद से अलग मत करो मयंक। अवनी ने एक नजर मयंक की तरफ देखा और फिर उसके सीने पर सर टिका लिया। मैंने जो कुछ भी किया हमारे लिए किया है, हमारे परिवार के लिए किया है, इसमें थैंक यू जैसा क्या है? तुम्हारी यही सिंप्लिसिटी तुम्हें मेरे और करीब लाती है अवनी, मयंक ने उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा। अवनी खामोश बैठी बस मयंक के एहसास को खुद में जज्ब कर रही थी। चले, मयंक ने अवनी के कान में धीरे से कहा। अवनी अपनी सीट पर सीधे होकर बैठ गई और आंखों को बंद करके मयंक के प्यार भरे स्पर्श को अपने अंदर महसूस करने लगी। मयंक ने एक बार फिर से गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसे अवनी के रूम की तरफ मोड़ लिया। ये तो अवनी नोएडा से अप डाउन करती थी, पर कभी कभी वर्कलोड की वजह से जब उसे लेट होता था तो फिर वो दिल्ली में ही स्टे करती थी और इसके लिए उसने दिल्ली में रेंट पर एक रूम ले रखा था। मयंक की गाड़ी इस समय अवनी के उसी रूम की तरफ दौड़ी चली जा रही थी। इधर अमित और सोनम चुपचाप एक दूसरे से एक निश्चित दूरी बनाकर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। अमित मनी मन सोच रहा था कि इसी एयरपोर्ट पर अभी कुछ दिन पहले ही वो सोनम से टकराया था और दोनों ने एक दूसरे को मन भर कोसा था और आगे बढ़ गए थे अपने अपने रास्ते पर किसने सोचा था कि कुछ ही दिनों बाद एक बार फिर से सोनम के साथ मैं इस एयरपोर्ट पर होऊंगा। पर इस बार हम दोनों के ही बीच की बॉन्डिंग बदल चुकी है। एक दूसरे की शक्ल ना देखने का दावा करने के बाद आज एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी बिताने का फैसला ले चुके हैं हम दोनों। अमित ने अपने से कुछ दूरी पर साथ चल रही सोनम की तरफ देखा तो उसे बस खामोशी से अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए देखकर उसने अपनी नजरें उसके ऊपर से हटा ली। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। सोनम का टिकट बाद में कंफर्म होने की वजह से उसकी सीट अमित की सीट से थोड़ी आगे की ओर थी। दोनों ने चुपचाप अपने बैग्स को ऊपर की ओर रख दिया और चुपचाप सीट में धंसा लिया था खुद को। कल से लेकर आज तक में उन दोनों की जिंदगी में इतना कुछ बदल गया था कि लग रहा था ये रियल नहीं रियल लाइफ चल रही है। अमित ने एक बार फिर सोनम की तरफ देखा तो सोनम सीट पर सिर टिकाए आंखें बंद करके बैठी हुई थी। अमित ने भी अपने फोन में लीड लगाई और स्पीकर कानों में ठूस कर गाने सुनने लगा या फिर अपने ध्यान को सोनम की तरफ से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगा था, पर उसकी कोशिशें सफल होती ही नहीं दिख रही थी। कुछ ही देर में उसने एक बार फिर से सोनम की तरफ देखा और सोनम को उसी तरह से आंखें बंद किए हुए बैठा पाकर सोचने लगा कि शायद सो गई है। कल से आज तक में इतना कुछ हो गया कि मेंटली टायर्ड होना लाजमी है, पर मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूँ इस वशिष्ठ के लिए? क्यों बार बार उसकी तरफ देखने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ मैं? अमित खुद ही की कंडीशन पर झल्ला रहा था और शायद अवनी की बातें उसके जहन में सवार हो रखी थी। अब उसे मयंक का सोनम के लिए इतना केयरिंग और पॉजेसिव होना समझ में आ रहा था और साथ ही समझ आ रहा था कि क्यों सोनम के लिए उसके भाई की हर कही बात पत्थर की लकीर थी। तभी उसने सब कुछ जानते समझते हुए भी अमित के साथ रिश्ते के लिए हाँ कर दी थी, पर फिर भी उसे सोनम की बातों से इतना असर क्यों पड़ रहा था? क्यों वो सोनम के लिए कुछ फील कर रहा था? पर क्या? ये तो वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था उस वक्त। उसने अपने सर को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया था और वो भी थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बैठ गया। अपने दिल के अंदर चल रहे झंझावतों से बचने के लिए उसके पास फिलहाल यही एकमात्र विकल्प था। रात करीब 11 बजे के आसपास फ्लाइट पुणे के एयरपोर्ट पर लैंड हुई और अनाउंसमेंट की आवाज़ सुनकर ही दोनों की आंखें खुली। अपना अपना बैग लेने के बाद पता नहीं क्यों पर दोनों ने खोजती हुई नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा और जब देख लिया कि वो वहीं है तो एक बार फिर से दोनों चुपचाप वहां से चल दिए। एयरपोर्ट के बाहर अमित ने एक टैक्सी ली और दोनों पीछे वाली सीट पर एक एक खिड़की पकड़कर बैठ गए। दोनों के बीच उनके बैग्स रखे हुए थे। टैक्सी में गाड़ी चलने की आवाज़ को छोड़कर सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे टैक्सी में चल रहे एक बेहद पुराने मगर खूबसूरत गाने ने कुछ हद तक खत्म कर दिया था। ना तुम हमें जानो ना हम तुम्हें जाने, यूँ लगता है मगर फिर भी मेरा हमदम मिल गया। शायद टैक्सी ड्राइवर को पुराने गानों का शौक था और इस गाने को सुनकर एक बार फिर से डुग्गू की बेचैन नजरें सोनम की तरफ चली गई थी। सोनम इस सबसे बेखबर खिड़की से टेक लगाए सो रही थी। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो इस समय। सोनम की बालों की एक दो लटें उसके गालों पर झूल रही थी और वो सोनम को शायद परेशान कर रही थी।
सोनम सोते हुए ही अपने हाथों से उन लट्टों को अपने कान के पीछे कर लेती थी और खिड़की से आ रही हवा की वजह से वो लट्टे वापस से आकर सोनम के गालों पर खेलने लगती। अमित का मन हुआ कि वो आगे हाथ बढ़ाकर उन ढीठ लट्टों को सही से सोनम के कान के पीछे खोस दे, पर किस अधिकार से और क्यों करेगा वो ऐसा? और फिर वो ऐसा सोच ही क्यों रहा है? अमित ने अपनी नजरें खिड़की से बाहर कर ली, पर रात के अंधेरे में इक्का दुक्का जल रही स्ट्रीट लाइट्स के अलावा उसे और कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसी उधेड़-बुन में टैक्सी एएफएमसी के बड़े से गेट के सामने रुक चुकी थी। सोनम और अमित अपनी अपनी साइड से उतरे और इससे पहले कि अमित टैक्सी ड्राइवर को किराया देता, सोनम ने एक 500 का नोट अमित की तरफ बढ़ा दिया और कहा कि आधा किराया हम देंगे। इतनी देर बाद सोनम ने कुछ बोला और वो भी किराए से रिलेटेड। क्या चीज़ है आप मिस वशिष्ठ? अमित हैरान होकर मन ही मन सोच रहा था। अमित उस समय कोई भी बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने चुपचाप टैक्सी ड्राइवर का हिसाब चुकता कर दिया। टैक्सी जा चुकी थी और अब वो दोनों गेट के उस पार खड़े कुछ सोच रहे थे। अमित ने अचानक से अपनी सगाई की अंगूठी उतारकर अपने वॉलेट में रखते हुए कहा कि मिस वशिष्ठ, अभी मैं नहीं चाहता कि यहाँ किसी को भी हमारे रिश्ते या फिर सगाई के बारे में पता चले। तो आप भी? अमित कहते हुए सोनम की तरफ देखता है तो हैरान रह जाता है एक बार फिर से। सोनम भी तब तक अपनी अंगूठी उंगली से निकालकर गले में पहनी हुई एक गोल्ड चेन में डाल रही थी और फिर उसे अपने दुपट्टे से बहुत ही खूबसूरती से उसने ढक लिया था। सोनम ने एक नज़र अमित की तरफ देखा और कहा कि हम भी नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे बारे में किसी भी तरह की गॉसिप करे, इसलिए ना ही हम और ना ही आप किसी को भी कुछ बताइएगा हमारे बारे में। सोनम ने इतना कहा और आगे गार्ड रूम की तरफ बढ़ गई, जहाँ गार्ड बैठा बैठा ऊँघ रहा था। अजीब है मिस वशिष्ठ, आप भी। आपने हमारे रिश्ते के बारे में कहा तो, पर कुछ क्लियर नहीं किया कि आप हम दोनों के बारे में बात कर रही थी या फिर सिर्फ अपने बारे में, क्योंकि आप तो खुद को ही हम कहती हैं। खैर, सोनम गार्ड को जगाकर गेट खुलवा चुकी थी और अमित भी सौरभ को फोन लगाते हुए अंदर आ गया था। अब कैंपस में तो अंदर आ गए थे, पर हॉस्टल में तो वार्डन की ही चलती थी, इसलिए अमित ने कल ही फोन करके सौरभ को बोल दिया था कि वो वार्डन से एक डुप्लीकेट चाबी लेकर अपने पास रखे, और ऐसा ही कुछ सोनम ने भी अंजलि से कहा था। दोनों चलते चलते एक टर्निंग पॉइंट पर आ गए थे, जहाँ से एक रास्ता सीनियर विंग की तरफ जाता था और दूसरा रास्ता जूनियर विंग की तरफ जाता था। दोनों बिना कुछ कहे अपने अपने रास्ते चल दिए। चलते चलते अमित एक बार फिर से सोनम की तरफ पलटा, पर सोनम चुपचाप अपने रास्ते चली जा रही थी। गुड नाइट मिस वशिष्ठ, अमित खुद में बड़बड़ाया और वहाँ से चला गया। सौरभ पहले से ही हॉस्टल के गेट पर मौजूद था। अमित को देखते ही उसने आहिस्ता से लॉक खोल दिया गेट का और दोनों वहाँ से अंदर चले गए। रूम में पहुंचकर अमित ने कपड़े चेंज किए और चुपचाप जाकर बिस्तर पर फैल गया। सौरभ उसके बदले हुए हाव भाव देख रहा था। सौरभ को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर डुग्गू ने पिलो को अपने चेहरे पर रखते हुए कहा कि प्लीज सौरभ, अभी कुछ मत पूछना। आई एम सो टायर्ड, आई वांट टू रियली रेस्ट। वो कहते कहते चुप हो गया था। सौरभ ने लाइट ऑफ करते हुए कहा कि ठीक है, तू सो जा, सुबह बात करते हैं। वैसे भी कल से तो मेरे पास तेरे लिए टाइम ही टाइम होगा। सौरभ चुपचाप लेट गया था और शायद कुछ ही देर में सो भी गया था। अमित की आंखों से नींद गायब थी। उसकी आंखों में तो टैक्सी की खिड़की से सर टिकाए सो रही सोनम का मासूम चेहरा बसा हुआ था। वो अंधेरे कमरे में अपनी आंखों को खोले बिस्तर पर चुपचाप लेटा हुआ था। उसके बगल के बिस्तर पर ही लेटा हुआ सौरभ कुछ देर में गहरी नींद सो चुका था। वो भी थका हुआ था और सोना चाहता था, पर फिर उसे नींद की जगह पर ये बेचैनी क्यों महसूस हो रही थी? मैंने खुद ही तो सोनम को खुद से दूर रहने की हिदायत दी थी। खुद ही तो उससे कहा था कि मेरे साथ उसकी जिंदगी जहन्नुम हो जाएगी। और अभी कैंपस के गेट पर मैंने ही तो उससे मना किया था कि अभी वो इस रिश्ते और सगाई के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताए। एंगेजमेंट की रिंग भी मैंने उतार कर रखी, तो फिर मैं उससे कैसे ये उम्मीद कर सकता हूँ कि वो मेरे साथ अच्छे से पेश आए और मुझे याद करे जैसे कि मैं उन्हें याद कर रहा हूँ। तो ये सब मुझे क्यों फील हो रहा है? तभी डुग्गू को अचानक से अवनी की कही हुई बात याद आ गई और उसने झट से अपने फ़ोन में फ़ोटो गैलरी ओपन कर ली। वो एक बार फिर से खो गया था, ना चाहते हुए भी। सोनम के बिखरे हुए बाल और उनींदी सी आंखें जिनमें अजीब सी कशिश थी, ये वही पल था जिसे अवनी ने अपने फ़ोन के कैमरे में कैद कर लिया था और उसे डुग्गू के पास भेज दिया था। अमित पता नहीं कितनी देर तक उस फोटो में डूबा रहा। उसकी उंगलियां खुद ब खुद ही फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर चलने लगी थी, पर ऐसा वो फील क्यों कर रहा था उसकी समझ से परे था। इस समय उसने फ़ोन बंद करके रख दिया था। डुग्गू परेशान हो चुका था अपने दिल की कश्मकश से, और वो इसी कश्मकश में उलझा हुआ न जाने कब सो गया। इधर सोनम भी कपड़े चेंज करके चुपचाप लेट गई थी बिस्तर पर सिमट कर। अगर सर को हमारे साथ इसी तरह से रूखा बिहेवियर करना है तो फिर अभी वो क्या था जो हमने महसूस किया? वो हमें पलटकर क्यों देख रहे थे? शायद भाई को दिया हुआ प्रॉमिस पूरा कर रहे थे कि हमारे हॉस्टल पहुंचने तक हमारी सुरक्षा करेंगे। सोनम अपने मन ही मन सोच रही थी और अपने सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही थी। अंजलि ने उससे पूछा भी कि वो इतनी परेशान क्यों लग रही है। कुछ नहीं, बस वो सफ़र की थकान है, आराम कर लेंगे तो सुबह तक अच्छा महसूस करेंगे हम। सोनम ने बात टालने की गरज से कहा और चादर को अपने सर तक खींच लिया। और आंखें बंद करने से नींद तो नहीं आ जाती है ना। सोनम भी चादर के अंदर आंखें बंद किए हुए जाग रही थी और ना चाहते हुए भी आज रघुवंशी हाउस में बिताए गए सारे पल एक एक करके उसकी बंद आंखों के सामने आने लगे। कविता जी, दादी, प्रिया, अखिलेश जी, सबके बारे में सोचते हुए बरबस ही उसके चेहरे पर स्माइल आ गई थी।
पर जैसे अमित का ख्याल उसके जहन में आया, उसका उसे गहरी आंखों से देखना और उसके साथ जिंदगी जहन्नुम बनने की बात याद आ गई थी। और एक बार फिर उसके चेहरे पर बेचैनी झलक आई थी। हम इतना क्यों सोच रहे हैं उनके बारे में? वो तो हमारी एक झलक तक देखना पसंद नहीं करते। सगाई की अंगूठी तक तो निकाल कर उन्होंने अपने वॉलेट में रख ली। 2 बूंद आंसू सोनम की आंखों से ढुलक कर उसके गालों को भिगो गए थे और उसके हाथ अपनी चेन में पड़ी हुई सगाई की अंगूठी पर पहुंच गए। न जाने कब यूं ही सिसकते हुए उसे नींद आ गई थी। उसे कुछ होश ही नहीं रहा। सुबह थोड़ी देर से दोनों की आंखें खुली। सौरभ